substitute teacher. Today we will start chapter number 26, government and its key element. It means जो हमारी सरकार है उसके क्या की एलिमेंट्स है इस चैप्टर में. तो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट के बारे में बताती हूँ. देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इज लेजिस्लेटर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए इन तीनों ऑर्गन का होना जरूरी है, तभी वो गवर्नमेंट बनती है. इसमें जो हमारा लेजिस्लेटर है, इनके क्या काम है, क्या इनकी ड्यूटी है, क्या इनकी पावर है, किस तरह से है. लेजिस्लेटर में हमारे पार्लियामेंट आ जाते हैं. इसमें भी हमारे 2 हाउसेज आ जाते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा. यू नो वेल, लोकसभा क्या है, हमारा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस, निम्न सदन और उच्च सदन. अपर हाउस को कहते हैं उच्च सदन और लोअर हाउस को कहते हैं निम्न सदन. जो लोकसभा है वो हमारा निम्न सदन है और जो राज्यसभा है वो हमारा उच्च सदन है. तो कहने का मतलब है लेजिस्लेटर में क्या आते हैं, हमारी पार्लियामेंट आ जाती है. उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो उसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ काउंसिल. जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है वो हमारे सब किस में आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में. कार्य किसके क्या पावर है, क्या काम है, क्या इनकी ड्यूटी है, वो सब हमारे एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं. उसके बाद आती है जुडिशरी सिस्टम. इसमें हमारे कोर्ट आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आ जाते हैं. अब जो लेजिस्लेटर होती है, जो हमारी विधायिका होती है, ये क्या करती है, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करती है. और एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उनको इम्प्लीमेंट करती है. जो भी एग्जीक्यूटिव में जो हमारे आते हैं, जैसे मैंने बताया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, ये उन लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं. फिर जो जुडिशरी सिस्टम है वो इनको देखता है कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं है, किस तरह से जो कानून है किस तरह से उसको लागू करना है, पुराने हैं नियम और कानून जो पुराने हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और जो नए हैं उनको में क्या कुछ करना है. तो इस तरह से ये सारा सिस्टम इन तीनों को मिला के हमारी सरकार रन करती है. ये 3 ऑर्गन होते हैं. जिस तरह हमारे पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं ना, उसी तरह गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं. ये आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा जब आप 7th 8th में हो जाओगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे. तो इस सबको मिला के हमारी क्या बनती है, गवर्नमेंट. अब जैसा मैंने इस चैप्टर में लिखा, इट्स की एलिमेंट. जो गवर्नमेंट है उसके जो तत्व है, की एलिमेंट, कहाँ से, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं हम. जो हमारा किस तरह से गवर्नमेंट थी पहले, क्या फेडरल सिस्टम था या यूनाइटेड सिस्टम थी, डेमोक्रेसी थी या कॉन्स्टिट्यूशन था. इस चैप्टर में हम जो ये की पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, फेडरल सिस्टम, यूनाइटेड सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो ये है, क्वेश्चन उठता है माइंड में, हमें क्यों जरूरत है गवर्नमेंट की. व्हाई नीड यू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की क्यों जरूरत है तुम्हें. हमें मतलब इंडिविजुअली जो सोसाइटी में पीपल रह रहे हैं, आम आदमी है, हर आदमी को ज़रूरत है बेसिक लाइफ को. बेसिक नीड होती है उनको, बेसिक लाइफ को जीने के लिए क्या होती है, उनकी बेसिक नीड होती है, उन सबको पूरा करती है. उन सब का जो देखभाल होती है, जो सारी होती है, गवर्नमेंट की होती है कि किसको किस तरह से क्या काम करना है. अगर गवर्नमेंट ना हो तो क्या होगा, कोई भी अपने तरीके से, किसी भी देश में अगर सरकार नहीं होगी, रूल रेगुलेशन नहीं होगी, तो कोई भी अपने मनमानी तरीके से कुछ भी करेगा. क्रिमिनल होंगे, एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण होगा, अगर गवर्नमेंट ना होगी तो देखो लिख रखा है मैंने, द नीड फॉर द गवर्नमेंट. क्यों जरूरत है, क्या करती है गवर्नमेंट के, क्या काम है. देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल एंड एनिमीज. जो क्या करती है, जो सरकार होती है वो हमें किससे सुरक्षा देती है, जो हमारे एनिमीज है, शत्रु हैं, और हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, और हमारी प्रॉपर्टी, जो लोग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को और लाइफ को प्रोटेक्ट करती है. और प्रोटेक्ट फॉर एनिमीज, जो हमारे शत्रु होते हैं, शत्रुओं से कैसे प्रोटेक्ट करेगी, जैसे ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो इनको अपॉइंट करके किस तरह अगर कोई अटैक करता है किस तरह से, तो वो सारी प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है. लोगों की लाइफ को सिक्योर करने का. जैसे किसी की प्रॉपर्टी है, अगर लीगली ना हो तो कोई
कोई भी कैसे भी रह सकता है कहीं पे भी। अगर इसीलिए तो यही तो काम करती है गवर्नमेंट, सरकार का यही काम है कि प्रोटेक्ट करती है हमारी प्रॉपर्टी को और हमारी लाइफ को। इसलिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत है अच्छी लाइफ जीने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, रूल रेगुलेशन के साथ रहने के लिए। जैसे मैंने बताया, मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। गवर्नमेंट क्या करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, नियम और कानून है, उनको बनाती है, और जो हमारे आपसी झगड़े हैं, आपसी विवाद होते हैं, उनको क्या करती है, सेटलमेंट, उनको सुलझाती है गवर्नमेंट लेवल पे। किसको अगर जो क्राइम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलती है, किस तरह क्या होता है वो सारा, मतलब गवर्नमेंट जो सरकार होती है हमारी, इन सब में हमारी मदद करती है। फिर है कॉमन वेलफेयर। जो कॉमन वेलफेयर है, जो कल्याण होता है, जैसे कॉमन वेलफेयर में आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और पॉलिटिकल वेलफेयर। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण, किसी भी तरह से जो एक आम आदमी जो कंट्री में रह रहा है उसका किस तरह से वेलफेयर हो, तीनों लेवल पे होता है, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली। अब है जो गवर्नमेंट है, अब नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी सरकार है उसके कितने लेवल है, किस स्तर पर होती है, किसका क्या काम होता है। देयर आर 3 लेवल ऑफ आवर गवर्नमेंट। फर्स्ट इज लोकल लेवल, सेकंड इज स्टेट लेवल एंड लास्ट इज नेशनल लेवल। लोकल लेवल इट मींस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर होती है, जो लोकल, जिसमें हमारे विलेज और टाउन आ जाते हैं, जो इन मीन्स लोकल लेवल पे होती है। इसमें जो लोकल लेवल पे हमारे जो भी गवर्नमेंट होगी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनका क्या काम होगा, क्या उसकी पावर होगी, क्या ड्यूटी होगी, वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से प्रशासन को चलाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो आता है। स्टेट लेवल, ये इसमें स्तर, जो जिला स्तर होते हैं उसकी बात होती है। जो जिला स्तर होता है स्टेट लेवल, ये डिफरेंट। अब प्रेजेंट में अपनी कंट्री में 28 स्टेट है, 28 राज्य है और 8 यूटी है। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी। अब 28 राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इसी तरह ये एक्सेट्रा 28 है। तो कह रहा है ये उस लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल, उनका काम होगा स्टेट लेवल की सारी चीज़ों को देखना, मेंटेन करना, जो भी इसमें मिनिस्टर होंगे किस तरह से रन काम करेगी, वो स्टेट लेवल पे होगा सारा। उसके बाद नेशनल लेवल की बात आ जाती है। जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसमें पूरी कंट्री की बात आ जाती है। अब है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है फॉर्म, किस फॉर्म में किस तरह की होती है, कितने प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, डेमोस एंड क्राइटेरिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्राइटेरिया मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेसी ऐसी सरकार जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही चुनी जाए। जो मेन पावर होती है वो उस कंट्री के पीपल के, लोगों के पास होती है पावर। वो अपनी पावर का यूज करके जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है या मेंबर है उसको इलेक्ट कर सकती है। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो वहाँ की जनता में होती है, उस कंट्री की जनता में होती है। वो अपना मेंबर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकती है बाय डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है इसको सबसे पहले जो डिफाइन किया है, इसकी जो डेफिनेशन हेरोडोटस नाम के एक फिलोसोफर थे उन्होंने दी है। हेरोडोटस जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसके पिता भी कहा जाता है हेरोडोटस को, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो डेमोक्रेसी में बताया कि ऐसी डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही चुनी जाए और लोगों के नीड को देखते हुए काम करे, उसको हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बोलते हैं। आफ्टर दैट डिक्टेटरशिप, इसमें जो तानाशाही बोल सकते हैं, अधिनायक तंत्र बोल सकते हैं, जिसमें जो सारी पावर होती है उस कंट्री की एक आदमी के पास, सारी जो पावर है उसको होल्ड करता है एक आदमी। उसके इसमें डेमोक्रेसी में तो डिफरेंट लेवल में बटी हुई है, जैसे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल लेवल, इस तरह से गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में एक ही आदमी है पूरे देश की
जो पावर है उसके पास वो उसको होल्ड करता है। अब मोनार्की जो है ये राजतंत्र, इसमें किसी कंट्री में जो राजा रानी होते हैं, किंग एंड क्वीन, वही रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग लोगों को, पीपल जो है उनको काम करना पड़ता है। सारे रूल रेगुलेशन वो अपने खुद मेंटेन करती है और वो पीपल को फॉलो करने पड़ते हैं। अब एक है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री बताया मैंने, इसके 2 हाउसेज आ जाते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा में पहले बता चुकी हूँ। उसमें प्रेसिडेंट मैंने बताया, प्रेसिडेंटियल में जो पावर और जो राष्ट्रपति आते हैं हमारे, इसमें जो राष्ट्रपति क्या होता है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, देश का पहला नागरिक होता है जिसके पास सारी पावर होती है, वो हमारी तीनों सेनाएं का अध्यक्ष होता है। लेकिन ये जो हमारे मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, इनकी एडवाइस के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये काम करेगा। जो भी रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने हैं सारे किसके बिहाफ पर करेगा, पीएम एंड मेंबर ऑफ काउंसिल। एक है यूनाइटरी एंड फेडरल। अब हम वो जो गवर्नमेंट है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पीछे किस तरह की गवर्नमेंट थी, जैसे डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्ची, किस तरह की सरकार थी, क्या कुछ था। तो उसमें मैंने बताया, देखो यूनाइटरी जो एकल होता है, एकल जैसे इसमें पहले क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वही रहती थी, उसमें वही सारी जो पावर होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फिर फेडरल सिस्टम आया जो संघीय कार्य होता है। उसमें इसके 2 पार्टीशन करे गए, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। पावर को बांटा गया सेंट्रल लेवल में और स्टेट लेवल में, कि सेंट्रल लेवल का क्या काम होगा और स्टेट लेवल का क्या काम होगा। अब जो अपनी कंट्री है इंडिया, वो कौन से सिस्टम को यूज करती है, फेडरल सिस्टम। सेंट्रल लेवल है और स्टेट लेवल, इन दोनों को यूज करती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स संविधान। जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या होता है, कैसे काम करता है, किसी जो हमारी कंट्री है उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित में दस्तावेज है। इसमें जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। इसको ऐसा नहीं है एक दिन में ही लिखा गया, एक तरह से ये एक किताब है। इसमें जब लिखा गया उस टाइम 395 जो आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे, और जो अनुच्छेद थे उनके अकॉर्डिंग किसका क्या काम है, क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है, वो सब उस आर्टिकल में है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या काम करना है। जैसे 14 से 32 है, जो हमारे 33 तक है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज है। जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा ना, 8th क्लास में हो जाओगे, तो उसमें हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है जो संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये एक लिखित दस्तावेज होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ ना हो, जो रूल और रेगुलेशन है वो सेट हो पार्लियामेंट के द्वारा। जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो जो करे उनके बिहाफ, पार्लियामेंट के बिहाफ पे काम हो। लिखित में कोई दस्तावेज नहीं है, किसी भी प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट ना हो। जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो फॉलो करती है कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट। जो हमारी कंट्री है उसमें रिटन डॉक्यूमेंट है, अपना खुद का संविधान है। और इसको लिखने में ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने एक ही दिन में इसको लिख दिया होगा। ये पूरी किताब है, किसका क्या काम होगा, किस तरह से पूरे कंट्री में किस तरह गवर्नमेंट काम करेगी, वो सारा इस किताब में है। इसमें बहुत सारे लोगों का रोल रहा है। किसने इसको लिखने में जो टाइम लगा है वो है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन, जब जाके हमारा ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो लिखित संविधान है, ये तैयार हुआ। जब आपको पता है लगभग 200 सालों तक हमारा जो कंट्री है वो अंग्रेजों का
गुलाम रहा है। उसके बाद अपने खुद के रूल रेगुलेशन सेट किए गए किसी भी अपने देश की को चलाने के लिए, देश की सरकार को चलाने के लिए। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, लिखित दस्तावेज होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है का है। इन्होंने इनको लिखा। लगभग 64 या 65 जो कंट्री है उनका संविधान देख के किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है, क्या किस तरह से क्या किसके पावर है, क्या ड्यूटी है, किसी अपनी कंट्री को चलाने के लिए जो सरकार है वो किस तरह काम करेगी, वो सब इस किताब में लिखित है। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड सेट ऑफ रूल एंड लॉ ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट। किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको सेट करते हैं। अब है जो एक हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी, ये जो गवर्नमेंट के की एलिमेंट है उनके बारे में। तो मैंने डेमोक्रेसी को बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं आपको, उसमें क्या किस तरह से इक्वलिटी होती है, किस तरह से क्या पावर किसके पास होती है, कैसे वो हम कर चुके हैं। अब आता है उसमें एक वर्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो ये की एलिमेंट है इसमें ये जो लिखा है मैंने, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क, फ्रेंचाइज मीन्स मताधिकार। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक सभी का, अडल्ट वयस्क जो आज के युवा है 18 या 18+ हो, 18 या 18 से ऊपर। फ्रेंचाइज मताधिकार, वोट डालने का अधिकार। जो ये फ्रेंचाइज वर्ड है मैंने, जो डेमोक्रेसी है उसमें और डेवलप किया गया। लगभग ये 18th-19th सेंचुरी जो थी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसमें और डेवलप किया गया डेमोक्रेसी में। किस तरह से, क्या पहले क्या थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। किस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या थे, कुछ लोग ही जो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे कुछ लिमिट तक ही। ये क्या होती थी, इट वाज द असेंबली ऑफ पीपल, लोगों की वही सभा होती थी। इसमें जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में। उसके बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है। इनडायरेक्ट जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। इसमें क्या है, राइट टू वोट, इक्वलिटी है इसमें, वोट डालने का अधिकार समान रूप से सभी को है। वो 18 साल का होना चाहिए या 18 से ऊपर, चाहे वो अमीर है या गरीब है या किसी भी तरह के से बिलोंग, किसी भी तरह के एरिया से बिलोंग करता हो, भारत का नागरिक है तो उसको, मतलब कहने का मतलब है इसमें जो डेवलपमेंट हुआ फ्रेंचाइज में, इसमें क्या हुआ, पहले तो क्या था, लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनका कुछ क्राइटेरिया था कि यही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। जैसे जैसे हमारा कंट्री बढ़ा, एरिया बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, पीपल जो इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में है, इसमें जो मेन पावर होती है वो पीपल के पास होती है, इंडिविजुअली पावर होती है। लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बाय वोट इलेक्ट करते हैं और इंडिया इसी डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो था कॉमन सफरेज, जो सफरेज था वो मताधिकार, वोट, राइट टू वोट, इट मींस राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार नहीं था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। अब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है मैंने बताया, जो 18 साल का हो या उससे ज़्यादा का हो, सबको वोट डालने का समान रूप से अधिकार हो, चाहे वो औरत हो या अडल्ट हो, सबको राइट टू वोट है, वोट डालने का अधिकार है।